हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्ती के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी सब कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए, करते रहिए। आपके एग्जाम भी धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं, तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की और ध्यान देने की जरूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। अब जैसे कि आप सबको बताया कि हमारा चैप्टर खत्म हो गया था, तो चलो फिर से स्टार्ट करते हैं कोई नया चैप्टर, एक और चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या क्या बातें आपको लिखी हैं। तो चलो क्या क्या बातें लिखी हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। अपने नोट पैड पे आ जाते हैं। चलो मैं आपको बताता हूं कि आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, क्या बातें आपको लिखी हैं, क्या बातें आपसे पूछी है। तो अगर हम बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की करें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा क्या मतलब है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जरा समझ के देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। एक्चुअल में आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर इस साल नया है, लेकिन नहीं। मैं आपको बता दूं, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो नया नहीं है, आपके उन्हीं पुराने चैप्टरों से जुड़ा हुआ है जो चैप्टर आपने नाइन्थ में पढ़े हैं। जैसे नाइन्थ में आपने एक थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने होते थे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जिसमें एक्स वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते थे। ठीक है, इस बात को अभी लिख के बता देंगे चलो हम आपको, जिसमें एक्स वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट, ठीक है, वाई, ओ सॉरी माफ कीजिएगा, एक्स वाली वैल्यू को एब्सिसा, वाई वाली को ऑर्डिनेट, और दोनों को जब मिलाकर लिखा जाता था तब कहते थे कोऑर्डिनेट। और उसी कोऑर्डिनेट से आपका चैप्टर बना है ऊपर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, पुरानी चीजें भी थोड़ी सी याद दिला देता हूं कि अगर हम बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की करें, अब ये आपको एक जाना पहचाना सा चित्र लगेगा, है भाई? क्यों भाई, लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये आपको एक जाना पहचाना सा चित्र लगेगा। इसको थोड़ा सा ना बीच में बनाते हैं, यहां बनाते हैं। लग रहा है या नहीं लग रहा है जाना पहचाना सा चित्र? बिल्कुल, अगर आपको ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल एक जाना पहचाना सा चित्र है। अगर मैं इस चित्र का नाम बताऊं तो हम इसे बुलाते हैं कार्टीजियन प्लेन। क्या नाम होता है इसका? कार्टीजियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब है ऐसा प्लेन जिस पर दो एक्सिस लाई करती हो, ऐसा प्लेन जहां पर दो एक्सिस एग्जिस्ट कर जाती हो एक ही सेम टाइम पर। जब दो एक्सिस एक्सिस एग्जिस्ट कर जाती हैं, उसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो अगर आप देखो तो यहां भी दो एक्सिस एग्जिस्ट करती हैं, इस वाली एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस, और इस वाली एक्सिस का नाम क्या होता है? वाई एक्सिस। तो यही आपने पढ़ा कि भैया ये वाली एक्स एक्सिस होती है और ये वाली वाई एक्सिस। अगर आप इसकी बात करें तो इस वाली एक्सिस को हम एक्स डैश नाम देते हैं, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, और इस वाली को हम नाम देते हैं वाई डैश, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस। यानी हमने इनके कुछ नाम रखे अपने हिसाब से। ठीक है, अब हमने अपने हिसाब से नाम रखे, तो होता क्या है कि सपोज इस पर कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया यहां पर इस पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। क्या नाम है इस पॉइंट का? पी। अगर इस पॉइंट का नाम पी है, इस पी के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे। पी के क्या रहे होंगे? कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स। अब मैं आपको कह रहा था जब भी कोऑर्डिनेट की बात आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, जब आप एक्स कोमा वाई लिखते हो ना किसी भी चीज को,
जब आप x कोमा वाई की फॉर्म में लिखते हैं किसी भी चीज को, तो इस पूरे को, जो ये ब्रैकेट में बंद लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट x कोमा वाई, जब लिखा जाता है, इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। लेकिन अगर मैं बात करूं खाली x की, x को बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। और अगर मैं खाली y की बात करूं, तो खाली y का जो नाम होता है वो होता है ऑर्डिनेट। खाली y का क्या नाम होता है? ऑर्डिनेट। यानी अगर जब भी खाली x बोला जाएगा, यानी खाली x की वैल्यू दी जाएगी, तो उसे क्या लिखा जाएगा? एब्सिसा। और जब भी खाली y की वैल्यू दी जाएगी, तो उसको क्या लिखा जाएगा? ऑर्डिनेट। और जब भी ये दोनों मिलकर x कोमा y की फॉर्म बनाते हैं, तब तब ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब मैं बात कर रहा हूं इस p के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स का मतलब है इसकी x कोमा y की फॉर्म होगी कुछ ना कुछ। बिल्कुल होगी। मैंने इस p के पॉइंट्स मान लिए, p के पॉइंट्स मान लिए मैंने x1 y1। तो भैया ये आपने नाइन्थ में सीखा था कि अगर कोई पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो आप उसे नाम दे सकते हैं x1 एंड y1। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म है। उसी तरीके से मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट g है, उस g के नाम आप ले सकते हैं x2 और y2। उस जी का नाम क्या ले सकते हैं? x2 और y2। जी कहां पर है? सपोज यहां पर। तो आपके दिमाग में क्या आया? यहां तक की चीजें आपने नाइन्थ में पढ़ी थी कि एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो सकते हैं। तो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो सकते हैं। सपोज एक पॉइंट को मैंने P माना और एक पॉइंट को G माना, तो ये दो पॉइंट मान लिए। इतनी कहानी तो आपने पढ़ी थी नाइन्थ में। अब इसी चैप्टर को आगे टेंथ में बढ़ा के कर दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट से बनने वाली फिगर। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब हुआ कि जो भी आप कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करने वाले हो, उनसे जो भी फिगर बनने वाली है, उसके बारे में पढ़ना। तो यहां हमने चैप्टर के नाम को क्लियर करा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्या मतलब है। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में जो भी आप शेप, जो भी आप चीज, जो भी कुछ आप करोगे, उसको कहा जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब होता क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? मान लो ये दो अलग अलग पॉइंट थे, मैंने P से G को ज्वाइन किया। अब आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जब आपने P पॉइंट से किसी G पॉइंट को टच किया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। क्या आ गई? एक स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन की कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस भी रही होगी। बिल्कुल रही होगी। जब ये एक स्ट्रेट लाइन खींची है, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी? डिस्टेंस। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आता है कि क्या मैं इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकता हूं? तो जब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि क्या इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाली जा सकती है, तो मेरे माइंड ने कहा हो सकता है कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी, किन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकाली जा सकती हो। बिल्कुल हो सकता है। तो मैंने इधर आ गया मैं, और इधर आके मैं जरा सोचने लगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पीजी निकाल दूं? पीजी का मतलब है दूरी पी पॉइंट से कहां तक की? जी की। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो आपका सवाल, ऐसा पॉसिबल है तो हम ऐसा कैसे, मतलब किस तरीके से ऐसा कर सकते हैं? तो आपके मन में आया ये सवाल कि इसे कैसे किया जा सकता है। उसका जवाब देने के लिए कौन आ गए? हम। हमने आपको बताया इसे किया जा सकता है कैसे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हमने जवाब दिया इस फॉर्मूले के द्वारा। पीजी निकालना है तो आप अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से आप किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस
निकाल सकते हैं। अब आपका सवाल x1 x2 y1 y2 क्या होते हैं? तो x1 y1 होते हैं किसी एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स और x2 y2 होते हैं दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इसी तरीके से मैंने कहा कि दो पॉइंटों के बीच की दूरी हमेशा निकाली जा सकती है। और इसी को आप पढ़ते हैं किस नाम से? डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को क्या कहा जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज जो आपकी आती है, निकल के आती है, वो यही सबसे पहली चीज निकल के आती है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। कि किन्हीं दो पॉइंटों के बीच की दूरी भी निकाली जा सकती है, और वो इस फॉर्मूले के मदद से पॉसिबल है। यानी इस फॉर्मूले के मदद से ऐसा कर पाना संभव है। तो उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर रही होंगी। हाँ भाई, तो इतनी चीजें क्लियर है। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हैं, तो अगर आपको इतनी चीजें समझ आ गई तो आगे चलें, थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ा के चले। चलो, इतनी चीजें क्लियर हैं तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। अब आपका सवाल ये होता है कि भैया हमें चीजें तो समझ आ गई, चलो दो पॉइंटों के बीच की आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, वो एक फॉर्मूले से निकल जाएगी जो फॉर्मूला आपने अभी अभी बताया है। अगर मैं उसी फॉर्मूले को चलो दोबारा लिखूं, तो भैया जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो ये है कि आपको P और G दो पॉइंटों के बीच की दूरी चाहिए, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर कभी भी दो पॉइंटों के बीच की दूरी चाहिए, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले से ऐसा निकालना संभव है। तो आपका सवाल कि हाँ ठीक है भैया आपने ये बात बताई, लेकिन हम करेंगे कैसे? अप्लाई करना तो सिखाओ भाई। ये थोड़ी है कि हमें फॉर्मूला पता चल गया तो काम हो गया, हमें उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर कि हम कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करके चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं। अब मैंने क्या करा, कुछ क्वेश्चंस लिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। मैंने कहा डिस्टेंस निकाल के दिखाओ कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स के बीच। पॉइंट्स क्या क्या लिए? ए की वैल्यू मैंने ली 3 4 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 5 6। ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने कितने ले लिए? 3 4, और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 5 6। अब सवाल यह है कि आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, यानी ए और बी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें समझ आया जब हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो एक्चुअल में हमें जो निकालना है वो ए बी निकालना है। और ए बी हो या कुछ भी हो, सबके लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे समझ में आया बिड़ू लोग, हमें समझ आया कि किसी भी दो पॉइंटों के बीच में कोई भी पॉइंट हो, अगर डिस्टेंस निकालनी है तो यही सेम फॉर्मूला रहेगा। अब इन सेम फॉर्मूले में हमें कुछ वैल्यूज चाहिए थी, तो चलो हमने वैल्यूज को नाम लिया। क्या? इस वाली को मान लिया x1 y1, पहले कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरे को x2 y2। तो हमें क्या यहां से वैल्यूज मिल गई? हमें यहां से क्या मिल गई? वैल्यूज। जैसे क्या मिली? x1 की वैल्यू क्या मिल गई? 3, y1 की वैल्यू क्या मिल गई? 4, x2 की वैल्यू क्या मिल गई? 5, और y2 की वैल्यू 6। यहां से हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अगर हमें यहां से सारी वैल्यूज मिल गई तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अगर आप वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करते हैं, x2 की वैल्यू आपकी 5 है, x1 की वैल्यू 3 है होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 6 है, y1 की वैल्यू 4 है होल स्क्वायर। 5 - 3 आप जानते हो, 5 - 3 को क्या लिखा जाता है? 2। 2 का स्क्वायर
6 - 4 को भी 2 लिखा जाता है, 2 का स्क्वायर। 2 2 जा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 और 4 क्या होता है टोटल? 8। 8 को अगर ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करो तो एक्सपेंड करके लिखा जाता है 2√2। तो यानी आप कह सकते हो कि ये जो पॉइंट्स ए और बी थे, इनके बीच की दूरी आ रही थी, डिस्टेंस आ रही थी √8। √8 कह सकता हूं, या कह सकता हूं मैं 2√2। किसी भी वैल्यू को कहा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से आ रही थी। सही बात है। ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है, तो चलो कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं जरा, और टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। अब मान लो सेकंड पार्ट मैंने क्या लिया यहां पे मैंने ए की वैल्यू ले ली, और हर बार ए लेना ठीक नहीं लगता। ये कहोगे कि क्या भैया सिर्फ ए से हो सकते हैं? ठीक है, तो सिर्फ ए से नहीं हो सकते, और भी पॉइंटों से हो सकते हैं। चलो, मान लो मैंने यहाँ पे एक पी पॉइंट लिया, -1, 2, और यहाँ पे क्यू पॉइंट लिया, -2, -3। तो मैंने एक दो पॉइंट लिए, एक पी और एक क्यू। अब फिर से मुझे क्या है, मुझे इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी मुझे पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू के लिए क्या लगा सकता हूं मैं फॉर्मूला? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जिन जिन लोगों ने ये समझ लिया है, जिन जिन को समझ आ गया है, जो हमारे बीडू लोग इसको पूरा समझ गए हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो इसको खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। और जिनको नहीं समझ आया है, वो एक और बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखो जरा वैल्यू। अब हमें वैल्यूज चाहिए, तो मैंने पहले वाले पॉइंट को x1 y1 का नाम दिया, दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2। तो मैंने नाम दिया, एक को x1 y1 का नाम दिया और एक को x2 y2 का नाम दिया। अब नाम देने के बाद बारी थी भैया पुट करने की। अब हमें पुट करना है, तो हमने x2 की वैल्यू किसको नाम दी है? -2। तो यहां x2 की वैल्यू क्या आ गई? -2। बीच में माइनस होता है, x1 की वैल्यू क्या है? -1। यानी सारी वैल्यूज आपको विद साइन ही रखनी है। कोई भी वैल्यू आप विदाउट साइन नहीं रखोगे। जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसमें विद साइन रखो। प्लस, बात करें अगर y2 की वैल्यू की, तो y2 की वैल्यू -3 है, बीच में माइनस होता है, और y1 की वैल्यू 2 है। यानी जो भी वैल्यू आपको पुट करनी है, आप विद साइन पुट करोगे, बिना साइन के आपको उस वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। अब अगर नहीं है, आप इसे कैसे कर सकते हैं? -2 तो -2 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, -3 तो -3 रहेगा, और -2 ही रहेगा। -2 + 1 +1 होता है, ओ -1 होता है, सॉरी। -2 + 1 कितना होता है? -1, और यहाँ -1 का क्या है? होल स्क्वायर है। -3 -2 -5 होता है, और यहाँ -5 का भी होल स्क्वायर है। अब हम आपको बता दें, -1 का नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो नेगेटिव -1 जो है, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर आएगा प्लस का 1। वैसे ही -5 में 5 का स्क्वायर 25, लेकिन माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस हो जाता है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी प्लस के 25। और जैसे ही आपको वैल्यू प्लस के 25 मिलती है, आप दोनों को ऐड कर सकते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा √26, और यही आपका आंसर होगा। यही वैल्यू √26 आपका क्या होगी? आंसर। यानी जब भी आपको दो कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो अब तो। हाँ भाई, अब तो इजीली लगा लोगे ना। अब तो हमने आपको एग्जांपल्स भी लेके दिखा दिए। अब कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। उनको भी आपको करके दिखाते हैं कि कैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन इजी मुश्किल ये तो सब होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप कैसे उन्हें अप्लाई कर सकते हैं। चलो तो आगे चलें जरा। चलो, अब हमने एक क्वेश्चन लिया,
थर्ड पार्ट, इस बार जो आपको डिस्टेंस बतानी है वो कुछ इन पॉइंटों के बीच बतानी है जो पॉइंट हम आपको दे रहे हैं। एक हमने आपको पी पॉइंट दिया, और कुछ नाम देना चाहो और कुछ दे लो, चलो सी पॉइंट दिया, ए प्लस बी कॉमा 0 एंड डी पॉइंट दिया 0 कॉमा ए माइनस बी। इस तरीके के क्वेश्चन भी खूब पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ए और बी की फॉर्म में आपको कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं और उन कोऑर्डिनेट्स को देकर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, आपसे पता लगवाया जाता है कि इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जहां भी दिखाई दे ए और बी की फॉर्म के, आपको वो प्रैक्टिस जरूर करने हैं, आपको वो 100% करके जाने हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चन आया वो मैंने उठा लिया, ठीक है। अब आपको क्या है, सी और डी के बीच की दूरी चाहिए, तो मतलब आप सी डी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसमें x1 y1 x2 y2 क्या है ये देख लो आप। ये रहा पूरा का पूरा x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। एक एक करके चलो सारी वैल्यूज रख लेते हैं। एक एक करके अगर आप वैल्यूज रखते हो, x2 की वैल्यू क्या आ रही है? 0 माइनस। अब अगर बात करें, एक मिनट, एक मिनट देना। हेलो। हाँ, तो अगर बात करें तो आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप इसमें अप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जब इसमें अप्लाई करेंगे तो आपने 0 रख लिया, माइनस x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू क्या है? a प्लस बी, और यहां पे इसका क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। अब आप y2 की वैल्यू लिखेंगे। अगर मैं y2 की वैल्यू की बात करूं तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस बी, माइनस y1 की वैल्यू 0, और आप इसका क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर। यानी आपने सारी वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है। वैल्यूज पुट करने का मतलब है कि जो वैल्यू जहां की थी, जो वैल्यू जैसी थी, जिसकी थी, वो आपने रख ली। अब अगर यहां वैल्यूज रख ली तो देखो जरा, 0 में से किसी भी टर्म को घटाओ तो वही टर्म बचती है, और किसी भी टर्म में से 0 घटाओ तो भी वही टर्म बचती है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो यहां लिखा जा सकता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब इन्हें लिखा जा सकता है, अगर इन्हें लिखा जा सकता है, एक मिनट प्लीज। हेलो। हाँ जी, बताओ। हाँ, फ्रेश तो हो गया, आप बताओ। हाँ, थोड़ा सा आप जो कह रहे हो, वो नहीं। हाँ, ये जुड़े हुए हैं। हाँ, बात तो कितनी देर में? हाँ, तो आप ठीक है, आप आ जाना 5 मिनट। हाँ। हाँ, माफ कीजिएगा, ठीक है, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे
के स्क्वायर हो जाता है। तो अगर स्क्वायर हो जाता है तो आप इस वैल्यू को a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करके लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरीके से a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करके लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस के 2ab से माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर। 2 आप कॉमन ले सकते हो तो इसे लिखा जा सकता है 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इस तरीके से आंसर लिखा जा सकता है। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, इजी है, आपको उतना ज्यादा सोचने और करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मतलब जब आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज को लिख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें कोई जो मैथ्स का पार्ट है वो थोड़ा मतलब गलत नहीं होना चाहिए। बस इस बात का आपको मेन ध्यान रखना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, इस तरीके से भी आजकल बहुत क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मान लो आपको एक पॉइंट ई दे दिया, ई पॉइंट दे दिया ए साइन थीटा कॉमा 0, और एफ पॉइंट दे दिया, हो सकता है 0 की जगह कुछ और हो, ठीक है। जितना मैं आपको कह रहा हूं, मतलब जितनी चीजें मेरे को याद है उतना मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से आजकल इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत दिए जा रहे हैं कि भैया आप ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे देते हैं और वहीं आप घूम जाते हैं, और उसी को उन्हीं क्वेश्चनों में घूम के आपका हो जाता है बंटा धार। तो इस बार बंटा धार नहीं करना है, इस बार उस बंटे धार को एकदम पार कर देना है, सटीक कर देना है। एक ही बार में समझ जाना है क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। तो एक ही बारी में इस टाइप के फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उसे वैसे ही सॉल्व करना है। तो आपको पता है अगर आपको ई और एफ के बीच में दूरी चाहिए तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको चाहिए वैल्यूज, क्या चाहिए आपको वैल्यूज। चलो हम आपको वैल्यूज बता देते हैं। आप इसको मान सकते हो x1 y1 x2 y2, यानी x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज मिल गई। अगर आपको वैल्यूज मिल गई तो सिंपली आपको वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है। तो सिंपली आप एक एक करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे x2 की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं a साइन थीटा का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप a कॉस थीटा, माइनस y1 की वैल्यू आप 0 लिख सकते हैं और इसका भी होल स्क्वायर। तो जब आपको EF चाहिए तो आपको पता है 0 में से कुछ भी घटेगा तो वही बचेगा, माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ए कॉस थीटा में से भी जब 0 घटाया जाएगा तो ए कॉस थीटा ही बचेगा। अब माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है दोनों के पास अगर ए स्क्वायर आ रहा है तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लो। अगर आप ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो अगर वो वैल्यू 1 हो गई तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को सिंपली आप अंडर रूट को स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ए, और यही ए आपका आंसर होगा। तो यानी आप इतनी चीजें समझ सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया। उसको अप्लाई कैसे करते हैं और क्या उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिए। अब हम आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं ताकि आप इसे स्कैन कर सकें। स्कैन करके ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। गूगल स्कैनर, गूगल जहां है वहीं पे एक स्कैन का ऑप्शन आता है, अब आप उससे स्कैन करके इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें स्कैन कर लीजिए। आई होप इतना टाइम बहुत है, स्कैन कर लिया होगा आपने।
अगर आपने स्कैन कर लिया है तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, फिर से अच्छी अच्छी चीजें बातें पढ़ेंगे। जय श्री राम।